क्या तुम्हारा शोहर तुम्हें अपनी गोद में नहीं चढ़ाता था? आर्यन खानज़ादा ने अनिका की गर्दन को चूमते हुए कहा। उसके दुश्मन की बेवा बहू थी जिसका मुतालबा उसने जरगे में किया था। इसके दुश्मनों ने अपनी जान बचाने के लिए उसकी बात मान ली थी। रात के वक्त 20 साल डरी सहमी अनिका को उसके फ्लैट में पहुंचा दिया गया। वो उसे जो भी करने के लिए कहता, अनिका घबरा जाती। अचानक ही उसकी नज़र अनिका के कंधे पर पड़ी। उसने जैसे ही वहां से कमीज फाड़ी, वहां पर नील के निशानात हैं। तब उसे पता चला कि अनिका के जिस्म पर उसके ससुर ने, प्लीज़ मुझे वापस मत भेजिएगा, मुझे इस हवेली में लौट कर नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है, आप बहुत अच्छी हैं। अनिका इस वक्त आर्यन खानज़ादा के सीने के साथ लगी हुई थी और बच्चों की तरह से सिसक कर रो रही थी। आर्यन खानज़ादा के जिस्म पर नरमी को महसूस करके एक पल के लिए बेचैन हो गया था। उसने अनिका को खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर वो उसकी गोद पर चढ़कर बैठ गई थी। वो उस वक्त आर्यन के अंदर भड़कती हुई आग से यकसर बेखबर थी। आर्यन ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश मुलतवी कर दी। वो उसके गिर्द अपने बाजू लपेट कर उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखते हुए बोला, तुम्हें वापस क्यों नहीं जाना? आर्यन के हाथ उसकी कमर पर हरकत करने लगे थे। अचानक ही अनिका लबों से जोरदार चीख निकली। आर्यन एकदम ही चौंक गया था। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? उसके लहजे में अजीब सी बेचैनी थी। अनिका ने फौरन ही वहां से हाँ में गर्दन हिला दी थी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इसी वक्त आर्यन की नज़र उसके कंधे पर मौजूद नील के निशान पर पड़ी। आर्यन को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वो 20 साल की धान पान सी लड़की गांव के साबका सरदार की बीवी थी, जिस पर आर्यन खानज़ादा का दिल आ गया था। वो उससे निकाह करने के लिए उसे एक रात के लिए अपनी बीवी बनाकर लाया था। अनिका खानज़ादा हद से ज़्यादा मासूम थी। आर्यन ने उसे थोड़ी सी नरमी से बात की तो वो उसे अपना मुखलस समझने लगी। वो नहीं जानती थी कि आर्यन उसकी सोच से भी बड़ा दरिंदा है। अभी भी वो उसकी एकदम से कंफ्यूज होकर पीछे की तरफ हटी थी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसने फौरन से अपने कंधे पर मौजूद कमीज को दुरुस्त किया था। आर्यन ने उसे अपने करीब आने का इशारा किया था। यहाँ पर आओ। अनिका ने तेजी से नफी में गर्दन हिलाने लगी थी। शाबाश, यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए भी लेकर जाऊंगा। यह सुनकर अनिका की आंखें एकदम ही चमक पड़ी थी। आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे ना? तो उसके लहजे में सदा की मासूमियत थी। मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिंदगी में पहली बार कोई औरत आर्यन के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। आप मुझसे वादा करें कि मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। ये कहकर उसने अपनी छोटी सी उंगली आर्यन की तरफ बढ़ाई थी। मैं पिंकी प्रॉमिस करता हूँ। वो उसे एक झटके से अपनी जानिब खींच चुका था और उसने दोबारा अनिका को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया था। अनिका ने दोबारा उसके हाथों को अपने हाथ में जकड़ लिया और अनिका की आंखों से आंसू बह गए थे। प्लीज़ मुझे ना देखे, मुझे शर्म आती है। ये सुनकर आर्यन एक गहरी सांस खारिज की थी। देखो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ और एक शोहर का अपनी बीवी पर हक होता है। अगर मैं तुम्हें देखूंगा तो इस पर तुम्हें सवाब मिलेगा और फरिश्ते भी खुश होंगे, क्योंकि तुम अपने शोहर की ख्वाहिश को पूरा करोगी। चलो शाबाश, अब अच्छे बच्चों की तरह जिद छोड़ दो और एक ही जगह पर आराम से बैठी रहो जब तक कि मैं ना कहूँ। अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिलना। मैं फरहान की भी तो बीवी थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये सारी बातें नहीं बताई। वो तो मुझसे दूर भागते थे और मुझे भी कहते थे कि मेरे नज़दीक ना आना। अनिका के लहजे में हाथ दर्जे ज़्यादा हैरानगी थी, जबकि वो इसकी बात सुनकर शशोपंज में मुब्तला हो गया था और वो सोच रहा था कि इस कदर हसीन लड़की से कोई मर्द कैसे दूरी इख्तियार कर सकता था। अनिका को अल्लाह ताला ने बेतहाशा हुस्न से नवाजा था। वह नस्वानी हुस्न की दौलत से भी माला माल थी। खूबसूरत जिसामत, पतली कमर और दिलकश सीना, वो किसी भी का भी ईमान डगमगाने की सलाहियत रखते थे। उसकी बातें सुनकर आर्यन हैरान हो रहा था। फिर उसने ये सोचकर अपने दिमाग को झटक दिया कि हो सकता है कि अनिका मासूम बनने की एक्टिंग कर रही हो। वो इतनी जल्दी दुश्मनों की औरत पर यकीन नहीं कर सकता था। उसने अनिका की आंखें बंद करने के लिए कहा और कंधे के करीब से उसकी कमीज को फाड़ दिया था। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें अपनी जगह पर जम गई थी, क्योंकि उसके कंधे पर नील के निशानात थे। ये सब कैसे हुआ? आर्यन ने वहां पर अपना हाथ रखा तो अनिका फिर से दर्द से सिसकने लगी। प्लीज़ मुझे मत हाथ लगाए, बहुत ही दर्द हो रहा है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कमीज फटने की वजह से उसके साइड से धड़कनें भी अया हो रही थी। वो अपने हाथों की मदद से उसे छुपाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जबकि आर्यन उसका हुस्न और मासूमियत देखकर
बेकाबू हो रहा था, अपना कंट्रोल खोता हुआ महसूस कर रहा था। मुझे बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ? आर्यन ने अपना सवाल दोबारा से दोहराया। आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए तेज लहजे में कहा था। आर्यन ने फौरन फौरन से हाँ में गर्दन हिला दी थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ। चलो शाबाश, आप मुझे बताओ। ये सुनकर उसने एक पल के लिए अपनी गर्दन झुका दी थी। वो बड़े साहब, वो ये कहकर उसने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया और उसके गले लगी थी। आर्यन ने अगले ही पल उसे अपने सीने से लगा लिया। तो वो सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की इतनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। बहुत ही प्यार से उसने उसकी कमर को थपथपा रहा था और उसके कानों में मोहब्बत भरी सरगोशी करते हुए कह रहा था कि परेशान ना हो, फिक्र मत करो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब कोई भी तुम्हें निगाह उठाकर भी नहीं देख सकता। अनिका ने उसके गर्दन के गिर्द अपने बाजू लपेट दी थी और आर्यन हाथ एक बार फिर उसकी कमर पर हरकत करने लगे थे। अनिका ने उसके लम्स को महसूस किया था और बेचैनी से बोली थी, आप प्लीज़ इस तरह से मेरी कमर पर हाथ ना फेरे, मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। आर्यन ने ये सुना तो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते हुए प्यार भरे अंदाज में बोला, किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं तुम्हें? वो सब उसकी बातों को एंजॉय कर रहा था। मेरे अंदर बहुत बेचैनी भर रही है और मेरा दिल भी अजीब सा हो रहा है। मैं बताऊं कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? ये कहकर आर्यन उसकी कानों में झुका और उसके कानों की लू को अपने दांतों में दबाने लगा था। अनिका के लबों से एक बार फिर से बेचैनी की सिसकियां निकलने लगी थी। प्लीज़ मत करीना। उसने आर्यन के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे करने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हो गई थी क्योंकि आर्यन की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो उसके सामने एक छोटी सी नाजुक सी दान पान सी लड़की थी। इस वक्त ही आर्यन के मोबाइल बजे तो उसके बाबा सरदार जुल्फकार की कॉल आ रही थी। आर्यन के माथे पर लात पल पड़ गए थे। उसने मोहतरमा को अपनी गोद से उठाकर साइड पे बिठाया। आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ पर अकेले डर लग रहा है। अनिका ने दोबारा उसकी बाजू पकड़ने की कोशिश की थी। आर्यन ने प्यार से उसके चेहरे को थपथपाया और कहा, फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाता हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैं इधर बाहर यही हूँ, बालकोनी में खड़ा हूँ। अगर कोई आर्यन को उस वक्त इस लहजे में बात करता हुआ देख लेता तो शायद अपनी आंखों पर यकीन ही ना करता। आर्यन का ये रूप देखकर वो हद से ज़्यादा खुदसर और बदतमीज इंसान था जो किसी को भी हाथ में नहीं लाता था। औरतों को तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल की शय तस्वर करता था। जैसे ही उसने मोबाइल को कान से लगाया तो उसके बाबा की गरजदार आवाज़ आई थी, मुझे तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम पर कितनी बड़ी नादानी कर दी तुमने, और आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया था। उसके बाबा उसे इस वक्त गरजदार आवाज़ में डांट रहे थे। अगर ख़ानदान वालों को इसकी भनक भी पड़ गई तो तुम जानते भी हो कि वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे। आर्यन ने बेचैनी से अपनी पेशानी मसली थी। बाबा, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता और ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जहाँ तक उस लड़की का सवाल है तो ये कहकर आर्यन ने एक नज़र कमरे पर बेड पर लेटी अनिका पर डाली थी, जो गहरे अंदाज में बोला, मेरा उस पर दिल आ गया है। अरे बदबख्त, अगर दिल आया था तो एक रात के लिए अपने पास रख लेते, उसे निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी पहली बीवी को अगर इस बारे में पता चला तो वो पूरा घर सर पर खड़ा कर देगी। तुम जानते भी नहीं हो कि उसका अंजाम किस कदर बुरा हो सकता है। मेरी बीवी को कोई भी नहीं बताएगा, कम से कम आप तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। और जहाँ तक मेरी दूसरी बीवी का ताल्लुक है तो उसका भी मेरे पास बहुत अच्छा बंदोबस्त है। और अब वो प्लीज़ मेरी रात को हराम मत करें, मुझे एंजॉय करने दें। ये कहकर उसने खटाक से फ़ोन कॉल बंद कट कर दी थी। जुल्फ़कार तो अपने बेटे की इस तरह की हरकत को देखकर हैरान हुआ था। जुल्फ़कार साहब काफ़ी देर तक मोबाइल की स्क्रीन को घूरते रहे और कभी कभार वो अपने बेटे की हरकतों से बहुत ज़्यादा आजिज़ आ जाते थे। उन्हें समझ में नहीं आती थी कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी अता कर दी थी जो उन्हें आर्यन खानज़ादा जैसा बेटा मिला था। किसकी कॉल थी? अनिका ने उसे देखकर लाड भरे अंदाज में सवाल किया था। बाबा की कॉल थी। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ। यानी ये सुनकर अनिका ने फ़ौरन से अपनी पलकें झुका ली थी और अपनी उंगलियों को छिटकाने लगी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाएंगे। उसने आर्यन को
उसका वादा याद दिलाया तो वो गहरी सांस खारिज करके रह गया था। अगर आइसक्रीम मैं तुम्हें कल खिला दूं और आज मैं तुम्हें खा जाऊं तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं, कोई मसला तो नहीं होगा? उसकी धड़कनों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए बोला था। तो निका की सांसें यकदम ही टिकने लगी थी। उसने पूरी कुव्वत से हाँ में हाँ गर्दन हिलाई थी और तेज़ लहजे में बोली थी, ये बड़ा मसला है, अगर आप प्लीज़, ये कहकर वो उसके हाथों को अपनी धड़कनों से हटाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन आर्यन उसके बावजूद भी उसके धड़कनों को मसल रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसने अनिका की आंखों में नमी देखी थी तो उस पर उस तरस खाते हुए थोड़े ही फासले पर जाकर लेट गया था। अनिका खामोशी से आर्यन को चेहरे को देखती रहेगी, घूर रही थी। आप मुझे सारी ज़िंदगी के लिए अपने पास रखेंगे ना? आप दोबारा मुझे हवेली तो नहीं भेज देंगे, वापस भेज तो नहीं देंगे? वो मुसलसल उससे एक ही सवाल कर रही थी। आर्यन ने उसे आंखें तिरछी करके देखा था। आर्यन हंसदा अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता। जब मैंने तुमसे वादा किया है कि तुम अब सारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में रहोगी तो इसका मतलब है कि ये है कि तुम्हें इस वक्त कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे और फिर उसके बाद तुम्हें आइसक्रीम के लिए लेकर जाऊँगा। आर्यन ने उसे जल्दी से कहा, उठने के लिए कहा। जैसे ही अनिका की नज़र शीशे में मौजूद अपने अक्स पर पड़ी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उस आपने तो मेरे कपड़े ही फाड़ डाले, अब मैं इस हुलिये में कैसे बैठ जा सकती हूँ? आर्यन को ख्याल आया कि यहाँ पर उसकी पहली बीवी के भी काफ़ी ड्रेसेस मौजूद थे। उसने फ़ौरन से अलमारी खोली और उसमें से वहाँ से एक खूबसूरत ड्रेस उसके हाथ में थमा दिया था। ये लो, क्या आप भी हवेली के अय्याश मर्दों की तरह यहाँ पर औरतों को बुलाते हैं? और फिर अनिका ने नॉर्मल से अंदाज से उसे सवाल किया था। आर्या ने ज़ोरों शोर से नफ़ी में सर गर्दन हिला दी थी। नहीं, मैं ये हराम काम नहीं करता। तुम्हारे लिए मैंने पहले ही कुछ ड्रेसेस मंगवा कर रख लिए थे। वो चाहकर भी उसे अपनी पहली बीवी के बारे में नहीं बता पाया था। अनिका ने फ़ौरन से उसकी बात मान ली थी। मासूमाना अंदाज में गर्दन हिला दी थी, जैसे वो उसकी बात समझ गई हो। जब वो तैयार होकर बाहर निकली तो आर्यन के लिए उसे निकाह हटाना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं की। तुम तो पलकों में बिठाने के काबिल हो। अगर तुम मुझे पहले मिल जाती और मेरी पहली बीवी होती तो तुम्हें देखती कि मैं तुम्हें किस कदर से मोहब्बत से रखता हूँ। आर्यन ने उसके कानों में प्यार भरी सरगोशी की थी तो वो निगाहें झुकाकर खड़ी हो गई थी। अनिका के दिमाग में उसकी पहली बीवी वाली बात अटक गई थी, लेकिन वो उससे सवाल नहीं कर पाई। आर्यन उसे अस्पताल लेकर गया था। डॉक्टर ने जब अनिका के जिस्म पर नील के निशान देखे थे, आंखें और खौफ और परेशानी की वजह से फट गई थी। आप इंसान हैं या वहशी दरिंदे? ये अपनी बीवी का हाल क्या किया है आपने? और ये तो पुलिस केस लग रहा है। जब तक पुलिस इस केस में हाथ नहीं डालेगी तब तक हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। लेडी डॉक्टर ने उसे फ़ौरन से आगाह किया था। ये बात सुनकर तो आर्यन का दिमाग उसे से घूम गया था। देखो लेडी डॉक्टर, अगर तुम्हें अपनी इज्जत और जान अजीज़ हो तो जल्द अज जल्द इसका इलाज शुरू करो, वरना तुम्हें ऐसी जगह फेंक दूंगा कि जहाँ से तुम्हारी वापसी नामुमकिन हो जाएगी। उसने अनिका की सामने ही लेडी डॉक्टर को धमकाना शुरू कर दिया था। अनिका की आंखों में भी खौफ के साए फैल चुके थे। दूसरी तरफ जब डॉक्टर को पता चला कि वो कितना बड़ा आदमी है तो वो भी तेज़ी से अपना काम में मसरूफ़ हो गई थी। इलाज के दौरान ही अनिका ने उसे धीमे अंदाज में बताया कि ये उन्होंने नहीं किया, ये मेरे पहले शौहर ने किया है। और ये सुनकर लेडी डॉक्टर और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी। वो अनिका की कहानी जानती नहीं थी, लेकिन अब अनिका की कहानी में वो आर्यन को एक हीरो समझने लगी थी। अब आपने इनको डेली बेस पर मेडिसिन देनी है, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं आपको कुछ ऑर्टिमेंट्स दे रही हूँ, अब वो आपने रोज़ाना ज़ख्मों पर लगाने हैं और उसके साथ आपने इनकी कमर की मालिश भी करनी है। निका लाल होते हुए उसकी बात सुन रही थी और गालों से उसकी सारी बातें सुन रही थी। न जाने क्यों उसे ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। दूसरी तरफ आर्यन ने इंतहाई मौतबाना अंदाज में हाँ में गर्दन हिला दी थी, जैसे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम उसके लिए कोई और पूरी दुनिया में है ही नहीं। वापसी पर उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर गया था। पूरा रास्ता उसने उससे कोई बात नहीं की थी। अनिका उससे छोटी मोटी बातें कर रही थी, लेकिन वो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। आर्यन को अब पक्का यकीन हो गया था कि वो लड़की हकीकी मानों में एक मासूम और कमज़ोर सी लड़की है। जब अनिका बातें करके ये थक गई थी तो उसने सीट के साथ टेक लगा ली और माजी के लम्हात किसी फिल्म की तरह उसके नज़रों के सामने घूम रहे थे। वो
एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, लेकिन उसके पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसके बाद फ़ौरन ही उसके पापा के दोस्त ने अपने बेटे से उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी थी और उसे गांव लेकर आ गए थे। फरहान खानज़दा को उसकी ज़ात में ज़रा बराबर दिलचस्पी नहीं थी और उसकी वजह ये थी कि तब वो सिर्फ 16 साल की थी। 16 साल की लड़की के साथ ताल्लुक़ बनाना फरहान को ज़्यादती के मुतरादिफ लगता था, इसलिए वो कभी भी उसके नज़दीक नहीं गया था। 2 सालों के बाद फरहान खानज़दा भी दुश्मन के हमले में मारा गया था, जिसके बाद उसकी बेवा की हैसियत से हवेली में रहने लगी। फरहान के होते हुए भी हवेली वाले उससे अच्छा सलूक करते थे, लेकिन अब तो शौहर के इंतकाल के बाद फ़ौरन ही उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करने लगे थे। उसके साथ उस पर हाथ उठाते थे और उसका ससुर उसे जानवरों की तरह पीटता था। वो रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी और उनके सामने हाथ जोड़ती थी, मगर किसी को भी उस पर तरस नहीं आता था। और एक दिन फिर किस्मत उस पर मेहरबान होगी और आर्यन खानज़दा, जो कि शम्स खानज़दा की हवेली में उससे मुलाकात करने के लिए गया था, क्योंकि शम्स खानज़दा के दूसरे बेटे ने उनकी ज़मीनों पर आग लगा दी थी। शम्स साहब ने के पास इतनी रकम नहीं थी कि वो अदा कर सकते थे और अब वो चाहते थे कि इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा तय हो जाए। आर्यन खानज़दा ने इस मुआहदे में फरहान खानज़दा की बीवी को एक रात के लिए मांगा था, लेकिन जब अनिका को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो आर्यन खानज़दा के बारे में कुछ नहीं जानती थी और ना ही हवेली की औरतों ने उसे उस बारे में कुछ बताना पसंद किया था। फिर जब वो उससे निकाह करने के बाद उसकी गाड़ी में जाकर बैठी तो आर्यन से हल्के फुल्के लहजे में बात करने लगा था। वो उससे छोटे मोटे सवालात कर रहा था और उसकी ज़ात के बारे में पूछगिछ कर रहा था, दिलचस्पी भी ले रहा था। अनिका थोड़ी देर के बाद कंफर्टेबल हुई थी और आर्यन ने उसे अपने फ्लैट में ले जाकर उसे बहुत ही अच्छा खाना भी खिलाया था। अनिका बरसों के बाद अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। आर्यन उसे हैरानगी से देख रहा था और उसे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो भी गया था कि इस लड़की के साथ वहाँ पर अच्छा सलूक नहीं हुआ। और फिर जब उसे पता चला कि वो लोग उसे जानवरों की तरह पीटते थे तो उसने फैसला कर लिया कि वो सारी ज़िंदगी अब इसे अपनी ज़िंदगी में ही रखेगा। जहाँ तक उसकी पहली शादी का सवाल था तो उसे अपनी पहली बीवी की ज़ात से बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उसकी वजह यह थी कि रुशाने हद से ज़्यादा फसादी औरत थी। ना तो वो खुद चैन से रहती थी और ना ही उसे आर्यन की ज़िंदगी में सुकून पसंद आता था। इसी वजह से वो उससे उताहट का शिकार था। उसे रुशाने किसी सूरत भी पसंद नहीं थी। यह शादी उसने अपने पापा की वजह से एक बिजनेस डील को आगे बढ़ाने के लिए की थी। उसे ये भी पता था कि रुशाने अभी भी किसी पुराने आशिक से मोहब्बत करती है, मगर उसने रुशाने को वाज़े अल्फाज में समझा दिया था कि तुम उससे मिलने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी रुशाने ने उससे वादा लिया था कि तुम किसी और औरत की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखना। वो अपने इस वादे को कायम रखने की मुकम्मल कोशिश बुरी तरह से नाकाम हो गया था। उसने हस्पताल से निकलने के फ़ौरन बाद शम्स साहब की हवेली में भी पैगाम भिजवा दिया था कि अब ये औरत मेरी बीवी है और कोई भी उसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखेगा, और अगर हमारे निकाह के बारे में किसी को भी भनक पड़ी तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शम्स साहब जानते थे कि आर्यन खानज़दा जो भी कहता है वो कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। वो अपने बेटे की वजह से मजबूर हो गए थे, वरना अपनी बहू को कैश करने की ज़रूरत करते। अनिका जब उसके साथ वापस फ्लैट में दाखिल हुई तो पूरी तरह से थक चुकी थी। वो मुसलसल जमायत दे रही थी, जबकि आर्यन उसे गौर से देख रहा था और उसका इरादा उसे प्यार और मोहब्बत करने का था। इनकी शादी की पहली रात थी और वो उस रात को हसीन बनाना चाहता था। चलो आज मेरे पास आकर लेटो। आर्यन ने अपने बाजू फैलाए थे तो वो हिचकिचाई थी और उंगलियां चिटकाने लगी। उसने अपनी निगाहें चुराई हुई थी और यहाँ पर मेरे पास आकर लेटो। आर्यन उसकी मामले में बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल से काम ले रहा था। उसे तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहता था। मुझे आपके साथ नहीं सुना, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं सोफे पर सोऊंगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या समझाया था कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, तो तुम्हें फिर समझ में नहीं आई। एक दूसरे के साथ खाते हैं और तो कभी तो कभार एक दूसरे के साथ नहा भी लेते हैं। ये सुनकर तो वो शर्म से लाल हो चुकी थी। उसने फ़ौरन ही अपने लबों पर हाथ रख दिए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फरहान भी मेरे साथ ऐसा ही करते, मेरे साथ ये सब कुछ करते। आर्यन
आर्यन के माथे पर लातोदात बल पड़ गए थे। वो एकदम ही संजीदा हो गया था। देखो मेरी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। फरहान तुम्हारा सबका शोहर था और अब वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुका है। दोबारा मेरे सामने उसका नाम मत लेने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता और ना ही मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन जब तुम फरहान का नाम बार बार लोगी तो फिर मैं सख्ती करने पर मजबूर हो जाऊंगा। ये सुनकर तो अनिका के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो उसे सहमी हुई नज़रों से देखने लगी थी और उसने फ़ौरन ही अपना सर झुका लिया था। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती होगी। वो फिर से मासूमाना अंदाज में बोली थी। एक तो इसकी अदाएँ ऐसी थी कि आर्यन खुद को बड़ी मुश्किल से संभालता था। चलो शाबाश, यहाँ पर आकर लेटो। पहले मैं तुम्हारे जिस्म पर ऑइंटमेंट लगा देता हूँ और उसके बाद मैंने तुम्हारी कमर की मालिश भी करनी है। ये सुनकर तो वो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद भी सब कुछ कर लूँगी। देखो बेगम, तुम फिर से जिद पर उतर आई हो। और आर्यन ने उसे वार्निंग देते हुए कहा था। वो खामोशी से उसके सामने जाकर लेट गई थी। आर्यन ने उसके वजूद के ऊपर से कमीज हटाई, लेकिन वो उसके सीने पर जाकर फंस गई थी और उसका सीना काफ़ी भारी था, जिसे देखकर आर्यन के लब मुस्कुराहट में ढल गए थे। तुम वाकई ही फुल पैकेज हो, वो ये कहकर वहाँ से मौजूद जख्मों पर मरहम रखने लगा था। एक बेचैनी सी सिसकी अनिका के लबों से निकली थी, जिससे आर्यन के जज्बात भी भड़कने लगे थे। प्लीज़ मुझे एक चीज़ क्लियर कर दो, तुम्हारे मामले में आखिर मुझे खुद पर कितना सब्र करना होगा और कितना इंतज़ार करना होगा। वो उसके कानों में झुकते हुए बोला था। अनिका उसकी बातों के मतलब को समझती थी, लेकिन जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो फिलहाल आर्यन को झेलने की हिम्मत नहीं पोजीशन में नहीं थी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया था। मुझे इस बारे में नहीं बात करनी जब तक मेरे जख्म ठीक नहीं हो जाते। इस वक्त तक आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, क्योंकि ये सब दुख के साथ आप बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। कसम से, वो फिर से मौसमाना अंदाज में आंखें टमटमाते हुए बोली थी। तुम मुझे वाकई पागल कर दोगी। ये कहकर आर्यन फिर से उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगा था। जब उसकी कमर की मालिश करने लगी की बारी आई तो आर्यन के हाथ बहुत ही मोहब्बत से उसकी कमर पर हरकत कर रहे थे। वो चीखें नहीं मारना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद उसके लबों से बेचैन सी सिसकियां निकल रही थी। आर्यन प्लीज़, उसने आर्यन के माथे हाथों को पकड़ने की कोशिश की तो वो फौरन झुक कर उसके चेहरे को देखने लगा था। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब प्लीज़ बस कर दे, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ये कहकर उसने चादर सर तक तान ली थी और आर्यन भी सारी चीज़ें साइड पर रखकर उसके बराबर में जाकर लेट गया था। वो उस औरत पर पूरा हक रखता था, लेकिन उसके बावजूद उसके नज़दीक नहीं जा पा रहा था। या फिर मेरे अल्लाह, ये कैसी बेबसी है, इसने बेसाख्ता ही अपने आप से मुखातिब होते हुए कहा था। सारी रात उसने बेचैनी से करवटें बदलते हुए गुजार दी थी, जबकि दूसरी तरफ मोहतरमा सुकून से सो रही थी, मज़े ले रही थी। उसे दुनिया जहान से कोई होश ही नहीं था। सुबह वो आर्यन के ज़बरदस्ती उठाने पर उठी थी और कसम से आज तो नींद का मज़ा ही आ गया। ये सुनकर आर्यन उसे आंखें छोटी छोटी करके घूर रहा था। मुझसे पूछो, पूरी रात मैंने जागते हुए गुजार दी और तुम बड़े आराम से मज़े ले रही थी, और वजह के बारे में तुम अच्छे तरीके से जानती हो। चलो नीचे, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता रेडी किया है। आर्यन खानज़ादा, जो अपना काम कभी खुद भी नहीं करता था, आज और छोटे छोटे काम मुलाजमों से करवाता था, आज उसने उस छोटी सी 20 साल लड़की के लिए खुद नाश्ता बनाया था और टेबल पर बैठी मज़े से नाश्ता कर रही थी। आप वैसे मुझसे कितने बड़े हैं? मैं तुमसे पूरे 10 साल बड़ा हूँ। उफ, मेरे अल्लाह, आप तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। मतलब जब मैं जवान होंगी तब आप बूढ़े हो जाएंगे। ये सुनकर तो वो न चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया था। देखो लड़की, मेरी बात कान खोल कर सुनो। जो मर्द होता है ना, वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता। हाँ, ये बात है कि ये औरतें थोड़ा सा अरसा गुजरने के बाद थोड़ी सी नरम पड़ जाती हैं, लेकिन मर्द हमेशा वैसे ही स्ट्रांग रहते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल भी करके दिखा सकता हूँ। अनिका को यकदम ही खांसी शुरू हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, मैंने प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं, मुझे आप पर मुकम्मल यकीन है। आप अब आइयो ना लाइन पर। यह कहकर उसने टेक लगा ली थी। अचानक ही टेबल पर मौजूद उसका मोबाइल बजने लगा था। स्क्रीन पर रोशनी का नंबर जगमगाता हुआ उसके माथे पर बल पड़ गए थे। अनिका ने नाम देख लिया था। आर्यन ने कॉल काट दी थी। अनिका पूछे बगैर रह न सकी, ये किस लड़की का नंबर है?
और ये आपकी क्या लगती है? वो बीवियों की तरह से उससे सवाल करने लगी थी। आर्या ने एक गहरी नज़र सांस खारिज की। मुझे बताओ कि मैं तुमसे सच कहूँ ये झूठ कहूँ? ये सुनकर अनिका एक पल के लिए खामोश होगी। आप मुझे सच कह दें, क्योंकि क्योंकि एक अगर वो कड़वा भी हुआ तो मुझे तकलीफ हो जाएगी, बाद में सब्र आ जाएगा, लेकिन झूठ बोलेंगे तो शायद बाद में बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाए। वाह, तुम इतनी मासूम भी नहीं हो जितनी मैं समझ रहा था। ये कहकर आर्यन उसके गाल खींचे थे। ये मेरी पहली